कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो। जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है। और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई हैं, फिर क्या क्या बोलेंगी। हाँ, ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी तो क्या बात करने वाली है आज। क्या बोलने वाली है, तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं। देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर तो के। मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए। मंदाकिनी मैम, देखिए मंदाकिनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना, ये हर घर में होती हैं। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीजें मेरे घर में तो ये हो ही रहा है कि भाई हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं। हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें यही सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं। हम घर पर है। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है, वो उनके आने में अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना, तब भाग दौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी। कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल, ये तो है। अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के। तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे। वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लेस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी, सखियां, सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें। लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं। आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है। ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो, उसका मतलब। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत। कैसे खोले तेरा खत हम किधर
हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सनम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत खत आ गए हैं, खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात कि दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है? आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है, बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदी हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना
सीखें। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए। बिल्कुल। कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है, जैसा दूसरा राजा चाहता है। यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें। स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें। अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें। जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें। बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने। और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं। तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। और देखिए, एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है, तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल, लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें, पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं। उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते, पर छोटे उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे
बिल्कुल। तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल और बच्चे तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं। अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया, मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए, वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। करके तो देखिए, कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आचरहि ते नर न घनेरे। क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। बिल्कुल। तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। ओह नो, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताजमहल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जमा जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आँख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से
नहीं मिलती किसी की सूरत। चांदनी रात भी जालिम तेज परछाई है, और सूरज ने तेरे गालों से चमक पाई है। गर तुझे देख ले कश्मीर तो शर्मा जाए, और फरिश्ता जो अगर देख ले ललचा जाए। हम नए रंग की एक हीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी? हाँ, बिल्कुल। हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना? तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंत्री ने बस छेड़ दी बात, है ना? और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। तो राधिका घई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं, और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत है। जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली, और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया। जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉपक्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉपक्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया। जी, और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया। बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन
ऑफ बर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड्स 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी, उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं जी। तो अब क्या करें, गीत सुन लें जी। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। जाते हो तो जाओ चल दिए कि
चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ तो मंजरी हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना। लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है। कान की कच्ची है भी नहीं। हाँ। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते विश्वास कर लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है। जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमखम कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से। दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है। जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी इस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी बातों में डिगा नहीं सकता, जिसे कहते हैं वो अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर ढुल गए उधर ढुल गए, थाली का बैंगन जिसे कहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा? बिल्कुल कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा। और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कहीं सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप
कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है। आपके संबंध खराब करते हैं, वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है, तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते हैं। यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए। ऐसे लोग गोपनीयता जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं, खंडित कर देते हैं। मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना। आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी, सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासे के सुनते हैं। वाह। हार गई रे पुकार के।
हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन अच्छा, क्या बात है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं। तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे। बिल्कुल। और ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में, बहुत अच्छा माहौल होता था, छुटपुट मजाक होती है। और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े, तो शीशा नहीं है, तो कंघा और शैम्पू नहीं है, तो बालों में तेल लगाना नहीं है। सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावट नहीं होता। मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे। और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ता थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था। फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी। बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं को जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं। लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे और मन से करते थे। और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और वही एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी। कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था। और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है, तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती थी। बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे, क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था। लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे। ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे। सही बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों की कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है। बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब
तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं। बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जनमासा ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जनवासा वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बाराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जनमासा भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी। बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परोसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी। तो बड़ा यादगार दिन है वो। बिल्कुल। अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो सब अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं। होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं, होटल में हो गई हैं। घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे। तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं। लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं। बिल्कुल याद आते हैं। चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। बिल्कुल। मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए नी सोनिए। कैसी नाम है प्रेमी पागल तेरा, तो संग लागे वे सोनिया वे सोनिया। ओ मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रे नी सोनिए।
मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो। नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ। तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए। बिल्कुल। जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं हैं। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए। अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है। अब क्या किया जाए, तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था। और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी में, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बाराती लगे तोड़ने में। अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बारातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। जी। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, राह में चलते चलते राही खो गए बेखुदी में। कभी कभी ऐसा भी तो। काली घटा छाएगी,
कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बारातियों का उतार का ठहरने की जगह। खुशबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा। तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना। वो किस्से जो हम भूल गए थे आज फिर से ताजा हो गए ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली।